fix. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. सो इस बार भी हमारी लद्दाख राइड हो गई है कंप्लीट और मुझे दिल्ली में आए हुए ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन हो चुके हैं और सेकंड टाइम मैंने सुपर मीटियोर 650 पे लद्दाख राइड कंप्लीट की है और इसी के साथ साथ मेरी सुपर मीटियोर 650 को ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर मैंने चला दिया है और 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद आज हम बात करेंगे इस विषय पर कि इस बाइक के अंदर क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां हैं। तो खूबियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है और कमियों की लिस्ट शायद बहुत छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी। तो शुरू करते हैं इसकी खूबियों से और खूबी नंबर 1 है इस बाइक का प्राइस, क्योंकि 650 सीसी के अंदर इंडिया के अंदर प्रॉपर क्रूजिंग मशीन सिर्फ 4.5 लाख रुपए में सिर्फ रॉयल एनफील्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये सबसे अच्छी खूबी वाली बात है बिकॉज इससे पहले जो और बाइक्स आती भी है ना क्रूजिंग बाइक्स, तो वो या तो इतने सीसी की नहीं है या फिर एक प्रॉपर क्रूजिंग मशीन जिससे बोलते हैं ना वैसा नहीं है। हालांकि बजाज एवेंजर एक बहुत अच्छी बाइक है बट क्या है ना वो थोड़ी सी शॉर्ट हाइट के जो लोग हैं ना उनके लिए थोड़ा बेस्ट लगती है और ओवरऑल बाइक वो भी अच्छी है। बट इसका जो है ना यार लुक वाइज ना इसका कोई तोड़ नहीं है, बहुत ही जबरदस्त बाइक है यार। जब आप इसको लेके रोड पे निकलते हैं ना तो जो इसका प्रेजेंटेशन है ना बाइक का वो जबरदस्त माइंड ब्लोइंग है, मतलब हेड टर्नर है। हर आदमी ने एक बार घूम के जरूर देखेगा यार ये खतरनाक मशीन है कौन सी। और इस बाइक के अंदर जो खूबी नंबर 2 है वो है इसका ज़बरदस्त 650 सीसी का इंजन जो कि ज़बरदस्त पावर प्रोवाइड करता है यार। यकीन मानेगा कि जब आप इसे लेके रोड पे निकलते हैं ना और जब एक ज़बरदस्त आप पावर के साथ इसे क्रूज़ करते हैं 90 पे, 100 पे, 120 पे, कहीं पे भी, तो आपको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होगा कि ये अंडर पावर मशीन है या आप किसी बाइक को या किसी कार को चेस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि चेसिंग वेसिंग पे मैं ज़्यादा विश्वास करता नहीं, मगर सच में यार पावरफुल मशीन है, ज़बरदस्त मशीन है। इसकी पावर आपको देखने को मिलती है जब आप लद्दाख जैसी राइड पे या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा स्लोप होता है या कहीं बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, वहाँ पर इसकी जो पावरफुल इंजन है ना वो सच में टू मच पावर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपको ना फील होता है कि यार मैं एक ना बहुत पावरफुल मशीन चला रहा हूँ। ये एक ज़बरदस्त इसकी खूबी है इसके 650 सीसी के इंजन की। अब बात कर लेते हैं इसकी खूबी नंबर 3। इतनी ज़बरदस्त पावर होने के बाद भी बाइक के अंदर ना आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिलती। ये सबसे प्लस पॉइंट है बिकॉज रॉयल एनफील्ड की जो पहले बाइक्स आती थी ना आज से करीबन 5-6 साल पहले तक, उनमें ज़बरदस्त वाइब्रेशन की कंप्लेंट थी लोगों को। और मैं खुद भी रॉयल एनफील्ड की एक 350 ऑन करता हूँ, अभी भी है, उसमें अभी तक खूब खतरनाक वाली वाइब्रेशन है। तो इस बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशन ऐसे सच कुछ फील नहीं होती। लगभग मान के चलिए कि 110 तक तो ऐसा कोई वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी, मगर 110 के बाद थोड़ी बहुत वाइब्रेशन ना जो आपको यहाँ फुट पैक्स में यहाँ पर थोड़ा सा महसूस होती है, उतना ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत महसूस होती है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं करती। और इसकी खूबी नंबर 4 में आती है यार बाइक की ज़बरदस्त माइलेज। हालांकि कोई भी विश्वास नहीं करता है कि ये बाइक इतनी ज़बरदस्त माइलेज देती होगी। मुझे इस बाइक ने ना, चाहे वो मैंने दिल्ली से कन्याकुमारी वाली राइड की हो, इवन अभी लद्दाख राइड भी मैंने की है, उसमें भी आपको बता रहा हूँ कुछ एक पैचेस को छोड़कर, क्योंकि कुछ एक जगह पर तो बहुत ज़्यादा बाइक ना रेव करनी पड़ रही थी मुझे, क्योंकि कभी रेत में फंस रही थी, कभी पानी में फंस रही थी, मगर ऑलमोस्ट मुझे इस बाइक ने ना लगभग 28 से 30 किलोमीटर की एवरेज दी है। चाहे दिल्ली से कन्याकुमारी राइड वाली लगा लीजिए या महाराष्ट्र राइड लगा लीजिए, ये सभी राइड्स पर ना इस बाइक ने बहुत ही अच्छी एवरेज दी है। एक 650 सीसी की इंजन वाली बाइक से 30 की एवरेज पाना सच में एक बहुत बड़ी और कमाल की बात है। सो यार अगर खूबियों के बारे में बात की जाए ना तो बाइक पे बहुत सारी खूबियां हैं, मैं और क्या क्या बताऊं। अब जो 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद जो कुछ चीजें चेंजेस जो इसमें करने पड़े हैं ना बाइक में, वो मैं आपको बता देता हूं। चाहे उसे आप मेंटेनेंस समझ लीजिए, चाहे आप उसे ये समझ लीजिए कि वो पार्ट्स मुझे चेंज कराने पड़े 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद, 30,000 किलोमीटर चलाने के अंदर में। तो 30,000 किलोमीटर चलाने के अंदर में इस बाइक का जो चेन सेट है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसका जो प्रॉपर चेन सेट है ना, पूरा चेन सेट, ये मैं ऑलमोस्ट 2 बार चेंज करा चुका हूँ। ये चेन सेट 30,000 किलोमीटर चलाने के बीच में। और अगर वहीं बात करें ब्रेक पैड्स की, तो इसके फ्रंट ब्रेक
पैड जो हैं वो मैं चेंज करा चुका हूँ लगभग 2 बार। इसके फ्रंट ब्रेक पैड जो कि लगभग कॉस्ट करते हैं 3100 रुपए की, 3100 रुपए में इसके फ्रंट ब्रेक पैड चेंज होते हैं और दोनों बार मैंने इसी सुपर मीटियोर 650 के ही कराए हैं। और अगर बात करें रियर ब्रेक पैड की, तो रियर ब्रेक पैड जो है वो मैंने इसके चेंज करवाए हैं लगभग 3 बार। बट इसके रियर ब्रेक पैड ना जो जेन्युइन थे ब्रेम्बो कंपनी के, वो मैंने सिर्फ 1 बार चेंज कराए बिकॉज वो 2500 रुपए के आते हैं। उसके अलावा फिर मैंने मीटियोर 350 के ना फ्रंट वाले टायर के ब्रेक पैड इसमें लग जाते हैं, सेम साइज है दोनों का, तो वो चेंज करवाएं। इस बार जब मैं लद्दाख राइड से आया ना, तो लद्दाख राइड पे आने के बाद जब मैंने इसको सर्विस के लिए भेजा तब उन्होंने बताया कि सर इसका क्लच प्लेट भी ना ऑलमोस्ट डेड कंडीशन में है। तो उसके बाद आते ही मैंने इसका क्लच प्लेट भी चेंज करवाया इस बार जो सर्विस मैंने कराई थी उसमें। और क्लच प्लेट की जो है ना ये पूरी असेंबली चेंज करते हैं, पूरी की पूरी। और मोस्टली आजकल सभी ब्रांड्स ना पूरी असेंबली चेंज करते हैं, बजाय वो क्लच प्लेट्स जैसे पुराने टाइम पे होती थी सिर्फ उतना चेंज करने के बजाय। वो लगभग कॉस्ट किया मुझे 8500 रुपए। उसके अलावा फ्रंट टायर जो है ना वो मेरा ऑलमोस्ट डेड हो गया था। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं बीच वाली जिसमें अभी इतना गैप है अंदर, ये बिल्कुल प्लेन हो चुका था, बिल्कुल फ्लैट हो चुका था। तो ये फ्रंट टायर मैंने अभी नया डलवाया करोल बाग से। इसका साइज है 190/19। तो ये फ्रंट टायर मैंने सेम लगवाया जो इसमें कंपनी से आता है ना, बिल्कुल सेम लगा है। और ये काफ़ी सस्ता टायर, अच्छा खासा है यार। ये सिर्फ लगा है मेरा 2000 रुपये का सिर्फ 2000 रुपये का ये टायर लगा है। फ्रंट टायर जो है मैंने वो लगवा दिया। अब बात करें कि कुछ और चेंजेस इसमें, तो अभी तक तो यही चीज़ मेरी लगी है। 2 चैन सेट डले हैं, 3 बार ब्रेक पैड चेंज हुए हैं रियर के, 2 बार चेंज हुए हैं फ्रंट के, और एक अगला टायर चेंज हुआ है। बट अभी मुझे कुछ दिनों बाद लग रहा है कि इसका जो पिछला वाला टायर है ना ये भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं ना आप ये बीच वाला जो गैप है ना ये अभी थोड़ा सा रह गया है। तो ये अभी चल जाएगा करीबन मेरा 4-5 हजार किलोमीटर अभी ये रियर टायर भी चल जाएगा, बट उसके बाद ये मुझे चेंज कराना पड़ेगा। और अभी जो हुआ था मेरे साथ लद्दाख राइड पे, मैंने जब अपनी बाइक जो है एक ट्रक के अंदर लोड करवाई थी तो वहीं पे कुछ अजीबो गरीब टाइप के राइडर्स भी आए थे अपनी कुछ अजीबो गरीब टाइप की बाइक में पैनियर्स लगवा के। पैनियर्स क्या, वो बक्से थे जो हैंडमेड बनवा लिए उन्होंने आसपास के किसी कारीगर से। उससे यहाँ बहुत सारी स्क्रैचेस पड़ गई थी, अगर आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, तो यहाँ बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ गए थे। तो लेमिनेशन करवाई हुई थी मैंने, भगवान का शुक्र है तो उस लेमिनेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत टचिंग वचिंग की जरूरत पड़ी थी तो वो मैंने टच करवा के इसको दोबारा से लेमिनेट करवा लिया है। बट यहाँ पर अभी तक उसके निशान लगे हुए हैं, यहाँ से नहीं हटे इस बैक रेस्ट पे से। तो ये बैक रेस्ट पे से ना ये कैसे जाएंगे ये देखेंगे थोड़े दिनों बाद। बस इतना है। और इसमें एक जो इम्प्रूवमेंट जो करना चाहिए ना मेरी ख्याल से कंपनी को, वो यार इसका सच में चार्जिंग पॉइंट है। बिकॉज यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट में ना जब मेरी केबल खराब हो गई थी ना वहाँ पर लद्दाख में, तो मुझे एक एक्स्ट्रा केबल लेनी पड़ी श्रीनगर के बाद से, और वो यहाँ से डाल के यहाँ डाल के ना यहाँ निकालनी पड़ती है यार। ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है यार, कसम से बहुत लंबा प्रोसेस है। फिर इसको अब ये यहाँ से इसमें ऐसे लगाता हूँ, इसमें देखो शायद पानी चला गया, मुझे तो लग रहा है ये केबल ही खराब हो गई होगी, 110% खराब हो गई होगी। एक और चीज़ जो मैंने चेंज कराई थी इसके अंदर जो आपको बताना भूल गया था, वो था इसका फ्यूल इंजेक्टर। अभी क्योंकि मैं जब लद्दाख राइड से आया ना तो ये अचानक से मिसिंग करने लगी थी बाइक, पता नहीं क्यों। और फिर जब हमने चेक कराया ना तो इसका फ्यूल इंजेक्टर जो है वो खराब हो गया था। तो वैसे ये अंडर गारंटी में था उस टाइम, क्योंकि 30,000 किलोमीटर से पहले ही मैं ले गया था सर्विस के लिए, तो अंडर वारंटी के अंदर उन्होंने इसको चेंज कर दिया। बट उन्होंने ना उस टाइम पर हमें एक 6000 रुपये का ना एक सिक्योरिटी कुछ सेल किया है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जिसमें ना इसके 23 आइटम्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं। अगर कल को किसी भी तरह की कोई और मेजर प्रॉब्लम्स होती है ना तो वो अंडर वारंटी ही चेंज हो जाएगी, और उसकी कॉस्ट लगी है सिर्फ 6000 रुपए। और उसमें ना बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि ये हेड है, क्लच का कुछ है, बहुत सारी लगभग 23 आइटम्स हैं। मैं ना उसका ये आपको एक बार दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या है। तो देखो जैसे कि ना इसमें दिखा रखा है ये सिलेंडर हेड है 13,500 रुपए का, ये भी अंडर वारंटी चेंज हो जाएगा। इंजन कवर है इसमें 20,000 रुपए का, ये भी चेंज हो जाएगा। ABS मॉड्यूलेटर है और अपना शॉकर एब्जॉर्बर है, वायरिंग हार्नेस है, ठीक है, बहुत ECU है और बहुत सारी चीजें। मतलब ये टोटल 23 आइटम है जो कि ऑलमोस्ट कॉस्ट करती हैं 1,70,500 रुपए की। तो ये इतना चीज़ें ना इसमें अगर 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद ना कंपनी की वारंटी खत्म हो जाती है, इसलिए मैंने वारंटी एक्सटेंड कराई है जिसमें ये 23 आइटम्स जो हैं मेरी वो कवर है। तो इस बार मेरे बाइक को ना सर्विस कराने पर इसका सर्विस प्लस इसका ये जो चेंज हुआ पूरा का पूरा क्लच असेंबली और प्लस ये
तो ये सब पैसे मिला के मेरे लगे, सर्विस में लगे करीबन 11 से 12 हजार रुपए और 6,000 रुपए का ये 2,000 का टायर। ऑलमोस्ट 20,000 रुपए खर्च हुए हैं मेरे इस बाइक पे लद्दाख से आने के बाद। तो ये होता है खर्चा। और एक और चीज़ बताऊं, इसके साथ साथ मेरी BMW 310 भी गई थी लद्दाख राइड पे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो BMW की भी बहुत सारी चीज़ें लद्दाख राइड पे ख़राब हो गई थी। जैसे उसकी क्लच प्लेट्स तो ऑलमोस्ट डेड हो गई थी, बिल्कुल जल के राख हो गई थी। क्लच प्लेट पूरी जल गई है, देखो। नई वाली की हालत देखना। और प्लस उसका टायर हगर जो बीच में टूट गया था, हैंड गार्ड गिर गया था वो वहाँ पे नरेश से, वो टूट गया। उसके अलावा उसका जो कहीं पे टायर पंचर हो गया होगा, तो नरेश लेके आ रहे थे जब दिल्ली में, तो उसका ABS सेंसर जो होता है वो टूट गया था, वो भी ख़राब हो गया था। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। या हैंडल पे कोई उसके ब्रैकेट्स वगैरह होते हैं वो भी ख़राब हो गए थे। और सच में यार BMW तो बहुत ज़्यादा महंगा आइटम है भाई साहब। इस बार BMW में मेरे करीबन 45,000 रुपए लगे हैं, 45,000। 21,000 एक बार लगे, 5,000 एक बार लगे, और करीबन 10,000 रुपए का काम, 10 से 12,000 रुपए का काम मेरा बाहर से हुआ है। उसमें भी मैंने पिछला टायर चेंज करवा दिया, बिकॉज उसका पिछला टायर बिल्कुल खत्म हो गया था। वो मुझे कॉस्ट किया ऑलमोस्ट 5600 रुपए के आसपास का था। अपोलो का है वो, XR करके कुछ है, अपोलो XR। साइज सेम नहीं है, साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर अच्छा टायर है वो भी। दोबारा बात कर लेते हैं सुपर मीटियोर 650 की। तो इसमें अगर नेगेटिव पॉइंट में बात करें ना, तो इस बाइक के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट था, चैन का जो इसका प्रॉब्लम चल रहा था इतने दिनों से, वो चलता रहता है, अभी भी है। मगर जो सबसे ज़्यादा शिकायत है ना, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स भी देखे होंगे और अगर आपने मेरे कुछ शॉर्ट्स भी देखे होंगे, तो मैंने इस बाइक की बुराई नहीं की है कभी भी। मैंने हमेशा बुराई की है वहाँ पर कि सर्विस नहीं है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। आप यकीन मानिएगा, जब मैं नॉर्थ ईस्ट राइड पे था ना, तो इस बाइक के शोरूम्स और सर्विस स्टेशंस मुझे मिल गए थे आसानी से, मगर उनके पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। इस बात से मुझे गुस्सा आ गया था वहाँ काफ़ी ज़्यादा, और जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर हम आपकी चीज़ ले रहे हैं तो उसके पार्ट्स भी अवेलेबल आपको करा देने चाहिए यार, बिकॉज इंसान आपके पास ठीक कराने आया है। मशीन है, रोड पर चलेगी, ख़राब होगी, आई नो दैट, मगर उसको ख़राब को सही कराने के लिए जब आपके पास जाएँ तो आप कम से कम वो ठीक तो कर दो यार। आप वहाँ से वापस भेज दे तो ये कह के कि हमारे पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये थोड़ी बात ठीक नहीं लगती। एंड दूसरी जो इसकी मेजर कमी लगती है मुझे इस बाइक की, वो लगती है कि कुछ एक पार्ट्स जो है ना, वो ओवर एक्सपेंसिव है, मतलब हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार। मतलब कि ब्रेक पैड 2500 रुपये के पीछे के हैं, 3100 रुपये के आगे के हैं, ब्रेक लीवर, क्लच लीवर 7-7 हज़ार रुपये के हैं। तो कुछ पार्ट्स ना बिल्कुल भी समझ नहीं आते। अब जैसे चैन का है वो सस्ता है, चैन आप जब पूरा सिस्टम चेंज कराते हैं तो ऑलमोस्ट आपको सिर्फ 2,500 रुपये देने पड़ते हैं। तो कुछ एक चीज़ें अच्छी हैं, कुछ एक चीज़ें कमी हैं। तो कुल मिलाकर इस बाइक के बारे में बस इतना ही बताना था आपको। और अब जो है आप इसके जो नेक्स्ट ब्लॉग देखोगे ना, वो देखोगे आप हमारे स्पीति राइड के। हम स्पीति राइड पे गए थे, जो ये ब्लॉग है मैं उसके बाद बना रहा हूँ, बिकॉज मेरी ये दोनों बाइक्स ख़राब थी। यानी कि सुपर मीटियोर का भी मुझे नहीं मिल रहा था, क्लच प्लेट असेंबली नहीं मिल रही थी, और मेरी BMW जो है वो भी नहीं ठीक हो पा रही थी किसी वजह से। तो इस वजह से हम जो BMW लेके गए ना, वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं संदीप जी, उनके पास भी सेम बाइक है मेरे जैसी BMW 310 GS, तो वही लेके गए थे। तो अब आप उसके व्लॉग एंजॉय कीजिएगा। तो इस व्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। और आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, अब हम अपने चैनल का नाम ना चेंज कर रहे हैं, क्योंकि चैनल का नाम मेरे नाम पे ही था, अनिल सिसोदिया, तो उसको चेंज करके अब हम कर रहे हैं राइडर अनिल 99। तो अब से जितने भी व्लॉग्स आएंगे ना, तो वो आएंगे राइडर अनिल 99 के नाम से। ऐसे ही एंजॉय कीजिएगा उन सब व्लॉग्स को, उन सब राइड्स को। तो आप लोगों से बस इतनी उम्मीद है। और प्लीज अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस Till I'm व्लॉग, fucking लव यू। buried in my grave, 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for it.